नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, हार क्या क्या नहीं करवा देती है। मोदी लहर को कम करने के लिए विरोधी दलों ने वो हर एक दांव पे चला, लेकिन मोदी लहर को रोक नहीं पाए। और 2014 के बाद से ही कांग्रेस का सिमटता जाना अब लगभग शुरू हो चुका है। पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी उन्हें खून का सौदागर कहा गया तो कभी रावण, लेकिन इस बार तो कांग्रेस नेता ने हद ही पार कर दी। जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी दे दी है। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। मोदी से नफरत, हत्या की धमकी पर हाहाकार। कांग्रेस का ये कैसा संस्कार, पीएम पर गालियों की बौछार। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देना, उनके खिलाफ अपशब्द बोलना कांग्रेसी नेताओं के लिए अब रोज का काम हो गया है। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। पहले खून का सौदागर, फिर रावण और ना जाने कितने अपशब्दों से कांग्रेसी पीएम मोदी को नवाज चुके हैं। और अब तो माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है, और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। 2014 के बाद से ही कांग्रेस लगातार राज्यों में चुनाव हार रही है। हिमाचल चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस का वजूद देश में सिमटता जा रहा है, और कांग्रेसी नेता इसलिए बौखला चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तक पीएम मोदी के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से अपशब्द कह चुके हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां सुनने की आदत हो गई है। ये हम नहीं, बल्कि खुद पीएम मोदी कह चुके हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। कुछ लोग निराशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए विरोधी गाली देते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हीं गालियों को वोट बैंक में बदल दिया और कांग्रेस की लुटिया डूब गई। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी देने के आरोप में उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद पटेरिया सफाई देने में लगे हैं। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की
अन्य वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। कि मोदी लेकिन इलेक्शन पटेरिया खत्म साहब को कर देगा। अब कौन बताए कि कैमरा मोदी झूठ धर्म नहीं जाति बोलता भाषा है के आधार और पर वीडियो में बनाएगा। साफ साफ सुनाई दे रहा है कि पटेरिया पीएम मोदी की हत्या करने की ही बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बचाना है तो मोदी की हत्या। देखिए, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। आम नागरिक जब अपना खून पसीना बहाकर पैसा कमाता है और सरकार को टैक्स देता है तो वो देश का विकास चाहता है, नई नई सुविधाएं चाहता है। लेकिन टैक्स पेयर के पैसे को ही नेता सत्ता की चाबी मान बैठे हैं। टैक्स पेयर के पैसे की लूट मची हुई है। सत्ता के लिए रेवड़ी कल्चर शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी रेवड़ी कल्चर पर प्रहार किया ताकि सत्ता की मलाई खाने के लिए नेता टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद ना कर सके। फ्री पॉलिटिक्स का जाल, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह कहावत हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ दलों ने इसे चरितार्थ करने की कोशिश की है। सत्ता पर काबिज होने के लिए, कुर्सी की मलाई खाने के लिए नेता आज फ्री पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। वोट के लिए, कुर्सी के लिए नेता जनता के ऊपर फ्री वाला जाल फेंक रहे हैं। फ्री का लालच देकर कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट की इस राजनीति पर करारा वार किया है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। रेवड़ियां बांटकर राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ा रहे हैं, करदाताओं के पैसे की लूट मचा रहे हैं और कुछ राजनीतिक दलों ने इसे कल्चर बना लिया है। इसी रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी ने सवाल उठाया है। सवाल विकास का है, सवाल टैक्स पेयर के पैसे की लूट का है, सवाल टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी का है। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीजेपी को हराने के लिए राजनीतिक दलों ने रेवड़ी कल्चर वाला फॉर्मूला निकाला है और इसके मास्टरमाइंड हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। दिल्ली में फ्री बिजली पानी देने वाले केजरीवाल पंजाब में फ्री का लालच देकर सत्ता में आए। गुजरात में भी केजरीवाल ने जनता को फ्री बिजली पानी, पेंशन, रोजगार भत्ता, मुफ्त इलाज जैसे कई लालच जनता को दिए थे। जैसे जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता
3-3 हज़ार रुपये हर महीने रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और 10 लाख नई सरकारी नौकरी निकालेंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाएंगे 18 साल से ऊपर की महिला को। गुजरात में भी सरकारी स्कूल ठीक करेंगे ताकि लोगों का जो खर्चा होता है शिक्षा पे वो खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी कोई अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है तो प्राइवेट स्कूलों को ठीक करेंगे और जितना अस्पताल है सरकारी अस्पताल इनको ठीक करेंगे और सारा इलाज मुफ्त करेंगे सबका। लेकिन केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स की दाल गुजरात में नहीं गली। देश हो या फिर राज्य, सवाल तो स्थायी सरकार का भी है और शॉर्ट टर्म यानी अस्थायी सरकार भी विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और नागपुर में पीएम मोदी ने जनता को इसी शॉर्ट टर्म वाली सरकार से बचने की हिदायत दी। ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। अब पीएम मोदी के शॉर्टकट की राजनीति पर प्रहार के बाद उद्धव गुट की शिवसेना भड़क गई। बीजेपी पर उद्धव सरकार को गिराने का आरोप लगा दिया और उद्धव गुट की शिवसेना ने बीजेपी से पूछा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार क्या शॉर्टकट की राजनीति का परिणाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। सभी मंत्रियों की मंत्रालय का बंटवारा अब हो चुका है। ऐसे में आपको अब ये बताते हैं कि किस मंत्री को दरअसल कौन सा मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहले बात कन्नूभाई देसाई की, जिन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। ऋषिकेश गणेश भाई को राजस्व, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। वहीं राघव जी पटेल को नर्मदा जलापूर्ति, बलवंत सिंह राजपूत को उद्योग दिया गया। कुंवर जी भाई बावलिया को पंचायत, तो वहीं मुलू भाई बेरा को कृषि और पशुपालन, डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर को आदिवासी विकास, वहीं भानुबेन बावरिया को महिला बाल आयोग दिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे पास है। हर्ष संघवी शहरी विकास मंत्री बनाए गए। जगदीश भाई विश्वकर्मा ग्रामीण गृह निर्माण और उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट इनके हाथों सौंपा गया है। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए हुए मंत्रियों के बारे में बताते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय दरअसल यहां दिया गया। पुरुषोत्तम सोलंकी को ग्रामीण और मत्स्य उद्योग, बच्चू भाई खाबड़ को आदिवासी कल्याण, मुकेश भाई पटेल को वन एवं पर्यावरण स्वास्थ्य, प्रफुल्ल भाई पंशेरिया को गृह नारकोटिक्स कंट्रोल, भिखू सिंह परमार को पंचायत, कुंवर जी हलपति को पशुपालन मिला है। तो मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है। किसे कौन सा मंत्रालय मिला, इसकी जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर अव्यवस्था ने सरकार तक को हिला दिया है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी आईजीआई पर अव्यवस्था की शिकायतों के बाद आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल 3 पर छापा मारा। अब नहीं लगेगी आईजीआई एयरपोर्ट पर भीड़। शिकायत के बाद मंत्री का एयरपोर्ट पर छापा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा, आधुनिक सुविधाओं से लैस, लेकिन फिर भी यात्री परेशान। लाइन में लगे लोगों की ये तस्वीर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की है। ये लाइन एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए लगी है। यात्रियों की शिकायत के बाद भी एयरपोर्ट प्रबंधन कोई कारगर समाधान नहीं निकाल रहा था। यात्रियों की परेशानी की शिकायत पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने सुबह सुबह ही दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई के टर्मिनल 3 पर छापा मार दिया। औचक निरीक्षण में सिंधिया ने एयरपोर्ट पर जो भीड़ और बदहाली देखी तो वे भड़क गए।
एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी। अव्यवस्था को देखकर सिंधिया ने एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक बुला ली और 1 हफ्ते में व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी दी। जिसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों के प्रवेश द्वारों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी है। लंबी लाइन और यात्रियों की भीड़ की वजह से चेकिंग और प्रक्रिया को पूरा करने में कभी-कभी 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था। ऐसे में घरेलू विमान पर यात्रा करने वाले यात्रियों की फ्लाइट तक मिस हो जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाठग सुकेश के जाल में फंसी 2 हसीनाएं अब आपस में उलझ गई हैं। बॉलीवुड के 2 टॉप एक्ट्रेसेस जैकलीन फर्नांडिस के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि अब मामला कोर्ट में पहुंच गया। महाठग सुकेश से दोस्ती कर जैकलीन दोहरी मुसीबत में फंस गई। अब ईडी के बाद नोरा फतेही भी निशाने पर आ गई हैं। सवाल ये कि सच कौन बोल रहा है, जैकलीन या फिर नोरा फतेही? महाठग से दोस्ती, फंस गई जैकलीन। महाठग की साजिश, जैकलीन और नोरा फतेही में बिग फाइट। 200 करोड़ के महाठग से दोस्ती जैकलीन को महंगी पड़ गई है। महाठग सुकेश तिहाड़ जेल में बंद है तो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ रही है। मुंबई टू दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब जैकलीन दोहरी मुसीबत में फंस गई है। जैकलीन के खिलाफ एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी मोर्चा खोल दिया है। नोरा फतेही ने जैकलीन को कोर्ट में घसीटने का मन बना लिया है। नोरा फतेही ने जैकलीन पर बड़ा आरोप लगाया है। नोरा ने महाठग सुकेश मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन पर अपना नाम गलत तरीके से घसीटने का आरोप लगाया है। नोरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नोरा ने जैकलीन पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। अब इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी। इससे पहले जैकलीन ने जांच एजेंसियों पर नोरा फतेही को राहत देने और खुद को परेशान करने का आरोप लगाया था और तभी से नोरा फतेही और जैकलीन के बीच फाइट चल रही है। लेकिन लगता है कि एक्ट्रेस जैकलीन की मुसीबत कम होने वाली नहीं है। जैकलीन को महाठग से दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैकलीन पर ठग सुकेश के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जैकलीन जेल में ठग सुकेश से मिलती रही, बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन सुकेश से जैकलीन के प्यार ने ही जैकलीन को कानून के फंदे में फंसा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। जैकलीन पर ईडी आरोप तय करने वाली है, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब से जैकलीन का नाम सामने आया है, तब से वो लगातार चर्चा में है। सवाल ये कि जेल में महाठग सुकेश से जैकलीन मिली कैसे? पिंकी ईरानी ने कराई थी जैकलीन और सुकेश की जान पहचान। सुकेश के साथ मिलकर काम करती थी पिंकी ईरानी। फिलहाल पिंकी ईरानी सलाखों के पीछे है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले में जैकलीन का नाम पहली बार अगस्त 2021 में सामने आया था। सोशल मीडिया पर जैकलीन की सुकेश के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और सुकेश ने ही ईडी की पूछताछ में जैकलीन से जान पहचान और महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। ठगी के पैसे से जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए, लग्जरी कार, घोड़ा और बिल्ली भी गिफ्ट। सुकेश ने गिफ्ट में श्रीलंका में बंगला दिया। जैकलीन के परिवार को भी महंगे गिफ्ट दिए और इसके बाद से ही जैकलीन ईडी। अब जैकलीन को सुकेश से दोस्ती और उसके महंगे तोहफे भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
मोरक्को की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स में पहुंच करके इतिहास रचा है। वर्ल्ड कप के अंतिम 4 में पहुंचने वाली वो पहली अफ्रीकी टीम है। पूरे टूर्नामेंट में